everyone, this is Manisha Chauhan and welcome back to Education Unfurled Biology। आज हम जी प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी डिस्कवरी, सब यूनिट, फैमिली, एक्टिविटी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। इसके अलावा हम हार्मोनल एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलिल साइक्लेज भी डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस सिग्नल ट्रांसडक्शन में जी प्रोटीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले कि हम टॉपिक पे आएँ, हम प्रीवियस नॉलेज देख लेते हैं। हमने पिछले जो लेक्चर मैंने दिया था, जो वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने GPCR यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में बात की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि वो कैसे सेल सरफेस रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, वो कैसे सिग्नल जो है वो लिगेंड से लेते हैं और फिर उस सिग्नल को किसको दे देते हैं, जी प्रोटीन्स को दे देते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी प्रोटीन्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये पहला प्रोटीन होता है जिसको रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये जो जी प्रोटीन होता है ना, इसके 3 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। अब ये जो अल्फा सब यूनिट होती है जी प्रोटीन की, ये क्या करती है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बाइंड करती है। जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये जी प्रोटीन की एक्टिविटी के रेगुलेटर की तरह वर्क करते हैं। ये कैसे करते हैं रेगुलेशन जी प्रोटीन की एक्टिविटी की, देखते हैं। जब रेस्टिंग स्टेज में होगा ना जी प्रोटीन, यानी कि वो इनएक्टिव होगा। जी प्रोटीन इनएक्टिव कब होगा? जब उसका रिसेप्टर इनएक्टिव है, यानी कि जो उसे स्टिमुलस दे रहा था वही इनएक्टिव है। तो अब ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये इनएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर को लिगेंड ना के बाइंड नहीं किया है। तो जब जी प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव यानी कि अपनी रेस्टिंग स्टेज में है, तो कैसे प्रेजेंट होता है वो? इसकी तीनों की तीनों सब यूनिट यानी अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट तीनों साथ में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये जो अल्फा सब यूनिट है ना, ये GDP यानी कि डाइफॉस्फेट से भी अटैच्ड होती है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब इनएक्टिव है तो ये किससे अटैच्ड है? डाइफॉस्फेट से, ठीक है। अब मान लो कि लिगेंड आ जाता है, यानी कि कोई हार्मोन जो भी इसका लिगेंड है वो आ जाता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, साइटोसोलिक डोमेन में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। तो क्या होता है, इन कॉन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये जो जी प्रोटीन है ना, ये इससे डिसोसिएट हो जाता है। इसके पास जो GDP यानी डाइफॉस्फेट था वो भी रिलीज हो जाता है और इसके साथ आके कौन अटैच हो जाता है? GTP। किसके साथ अटैच हो रहा है? GDP किसके साथ अटैच था? अल्फा सब यूनिट के साथ, राइट। तो GTP यानी ट्राइफॉस्फेट भी अल्फा सब यूनिट के साथ ही आके अटैच होगा। इसके अलावा ये जो अल्फा सब यूनिट है ना, ये बीटा और गामा से अलग हो जाती है, यानी अल्फा जो है वो अलग हो जाती है और GTP से अटैच हो जाती है। और ये जो बीटा गामा सब यूनिट है ना, ये अलग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसे हम बीटा गामा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये डिसोसिएट हो चुके होते हैं अभी तक अल्फा सब यूनिट से। जब एक्टिवेट हो जाती है ना जी प्रोटीन, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अल्फा GTP से बाउंड हो जाते हैं। इतना क्लियर है? अब देखो, जो ये अल्फा GTP से बाउंड है और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों ही चीज़ें ना, अब जो भी इनका टारगेट है उनके साथ इंटरैक्ट करेगी और जो भी इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्स इनको एलिसिट करने हैं या फिर इंड्यूस करने हैं, वो इसको इंड्यूस कर लेंगे। ठीक है, अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे। बीटा गामा कॉम्प्लेक्स भी अपना काम करेंगे और अल्फा GTP जो है वो भी अपना काम कर रही है। अब क्या होता है, मान लो कि इन्होंने जो भी काम करना था वो हो गया है, इनका जो भी फंक्शन था, जिसको भी इन्होंने एलिसिट करना था, जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करना था, वो इन्होंने कर लिया। तो अब क्या होगा, ये जो अल्फा सब यूनिट के साथ GTP यानी कि ट्राइफॉस्फेट अटैच्ड है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा? GDP यानी कि डाइफॉस्फेट बनेगा। तो पहले क्या था, जब एक्टिव था अल्फा GTP, अब हाइड्रोलिसिस होगी, इसका काम हो गया, तो क्या बन गया? अल्फा GDP। अब याद करो, जब GDP अटैच था तो वो कौन सी स्टेज थी इसकी? रेस्टिंग स्टेज थी, यानी कि इनएक्टिव स्टेज। तो अब जो अल्फा सब यूनिट है ना, ये इनएक्टिव अल्फा सब यूनिट है और जब ये इनएक्टिव हो गई है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई है GTP की, तो ये वापस से जाके बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर जाती है, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा की रीएसोसिएशन हो जाती है। अब क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा फिर से एक कंप्लीट सब यूनिट है जो कि GDP के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे ये वापस से अपनी रेस्टिंग स्टेज में है। और जब ये अपनी वापस से रेस्टिंग स्टेज में है तो ये एक नई साइकिल को शुरू करने में सक्षम होती हैं, यानी कि अब हम इस प्रोटीन को यूज़ करके एक नई साइकिल को शुरू कर सकते हैं, यानी नया सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है, जो भी कैस्केड है इवेंट्स का, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कैसे उसकी सब यूनिट्स होती हैं और कैसे वो किससे बाइंड होती हैं, इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है, एक्टिव स्टेज में क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं GTPases। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जी प्रोटीन है ये GTPase की एक्टिविटी पोजेस कर रहे हैं। अब ये जो GTPases होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्मॉल मोनोमेरिक GTPases, जिसे हम स्मॉल जी प्रोटीन भी कहते हैं। ये मोनोमेरिक होते हैं, यानी कि इनकी कोई सब यूनिट्स नहीं होती फर्दर, ये एक ही है।
ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है वो इनका है हीट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। हीट्रोट्राइमेरिक यानी कि 3 सब यूनिट्स हैं इसकी, कौन कौन सी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, जिसकी अभी हमने बात की थी। तो वो हो गया हमारा, वो किस में आ गया, वो इस ग्रुप में आता है हीट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में, जिसकी अभी हमने बात की थी। अब बात करते हैं इस मोनोमेरिक वाले की। ये जो स्मॉल जी प्रोटीन्स होते हैं ना, ये रास सुपर फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनकी जो यूनिट होती है वो एक ही है, मोनोमर है ये। तो ये जो मोनोमर है ना, ये अल्फा सब यूनिट जो है, हीट्रोट्राइमेरिक के अल्फा सब यूनिट जो है, इससे होमोलोगस होते हैं, लेकिन ये है मोनोमर, यानी इनकी और कोई सब यूनिट नहीं होती, और जो है वो अल्फा से होमोलोगस है। ये भी जीटीपी से बाइंड करते हैं, ये भी जीडीपी से बाइंड करते हैं, और ये भी सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो अब वापस से आ जाते हैं हीट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन के बारे में। हम बात कर रहे थे कि अल्फा सब यूनिट जो होती है वो जीटीपी यानी कि ट्राइफॉस्फेट से अटैच्ड होती है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है जीटीपी की, और वो जीडीपी यानी कि डाइफॉस्फेट बना लेता है, तो अब अल्फा सब यूनिट डाइफॉस्फेट से अटैच्ड हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया अभी अभी कि जो जी प्रोटीन होते हैं ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीटीपी एजेज। इसका मतलब कि जो जी प्रोटीन्स है वो जीटीपीएस की एक्टिविटी पोजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट है ना, जो जीटीपी से बाउंड है, इसी के अंदर जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। इट हैज़ इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी, जिसकी हेल्प से ये जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है और फिर वो क्या बना लेता है, जीडीपी बना लेता है। अभी जो अल्फा सब यूनिट की इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी है, जिसकी वजह से जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है, इससे क्या होता है, इस सब यूनिट के अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं। इन कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये सब यूनिट जिस भी इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करी थी आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये क्या करते हैं, उस इंटरैक्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। जो भी इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्स ये एलिसिट करी थी, जिस भी टारगेट के साथ ये इंटरैक्ट करी थी, वो जो इंटरैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है इस हाइड्रोलिसिस की वजह से। तो आपको समझ में आ गई कैसे हाइड्रोलिसिस हुई जीटीपी की जीडीपी से। ठीक, अब हम बात करते हैं जी प्रोटीन की फैमिलीज़ के बारे में। इसकी 4 फैमिलीज़ होती हैं। अगर हम अल्फ़ा सब यूनिट्स को कंसिडर करके इनकी क्लासिफिकेशन करें तो देर आर 4 फैमिलीज़ ऑफ जी प्रोटीन। जी आई लिखते हैं हम, दैट इज़ इनहैबिटर्स ऑफ द प्रोसेसेस। जी एस यानी स्टिमुलेटर्स। जी 12-13 जो कि स्मॉल जी टी पी एस फैमिलीज़ को एक्टिवेट कर देते हैं। जी क्यू जो कि फॉस्फोलाइपेजेस के साथ वर्क करते हैं। इसके जी क्यू के भी फर्दर 4 मेंबर्स होते हैं, दैट वी डू नॉट हैव टू गो इन डिटेल ऑफ। तो हमें यहाँ पे बेसिकली जी आई और जी एस को फोकस करना है, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एडिनाइलिल साइक्लेज का है। उस टॉपिक पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं ना, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। जी प्रोटीन्स की डिस्कवरी की थी अल्फ्रेड जी गिलमैन एंड मार्टिन रॉडबेल ने। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये एक स्टडी कर रहे थे कि कैसे एड्रेनलिन जो है वो सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और उस स्टडी के दौरान इन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया, इन्होंने जी प्रोटीन को डिस्कवर कर लिया। हुआ क्या था, ये जब एड्रेनलिन की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जब ये हार्मोन आके रिसेप्टर से बाइंड करता है ना, तो जो रिसेप्टर है वो सीधा जाके एंजाइम को स्टिमुलेट नहीं कर देता। एंजाइम यहाँ पे जैसे कि एडिनाइलिल साइक्लेज, जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो इन्होंने ये देखा कि एड्रेनलिन जब रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो रिसेप्टर जाके डायरेक्टली एंजाइम को स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, इंस्टेड रिसेप्टर क्या कर रहा है, किसी एक प्रोटीन को स्टिमुलेट कर रहा है, और ये प्रोटीन फर्दर जाके उस एंजाइम को यानी एडिनाइलिल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है, और फिर एडिनाइलिल साइक्लेज का जो भी काम है वो अपना काम परफॉर्म करता है। तो इन्होंने ये जो प्रोटीन डिस्कवर किया था ना, यही जी प्रोटीन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन कहते हैं। तो इस डिस्कवरी के लिए अल्फ्रेड जी गिलमैन और मार्टिन रॉडबेल को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1994। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब हम बात करेंगे हार्मोनल एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलिल साइक्लेज की, और ये भी देखेंगे कि इसमें जी प्रोटीन का क्या रोल है इसकी सिग्नल ट्रांसडक्शन में। ठीक है, अब देखो कोई भी हार्मोन या कोई लिगेंड जब आके जीपीसीआर यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्या होता है, जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे जो डिस्कवरी वाला केस हमने देखा था, वहाँ पे कौन था लिगेंड की तरह, कौन एक्ट कर रहा था, एड्रेनलिन एक्ट कर रहा था। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स है जो लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन है। तो जो भी लिगेंड है वो आके जब जीपीसीआर यानी कि रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या होगा, उसके साइटोसोलिक डोमेन में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। इन कॉन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से जो रिसेप्टर है हमारा, वो जो जी प्रोटीन है इसके पास, उसके साथ कुछ इस तरीके से इंटरैक्ट करता है कि ये जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन का क्या मतलब है, इसकी जो अल्फा सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाती है, बीटा गामा भी अलग हो जाता है, और ये इस रिसेप्टर से भी अलग हो जाता है। तो ये जो अल्फा सब यूनिट है ये डिसोसिएट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, यानी जीटीपी के साथ अब बाइंड है, और ये किसको स्टिमुलेट करेगी फर्दर जाके, ये एडिनाइलिल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ,
सिग्नल लिगेंड ने रिसेप्टर को दिया, रिसेप्टर ने डायरेक्टली जाके एंजाइम को नहीं फंक्शनल करा, इसने क्या करा, जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करा। जी प्रोटीन अब जाके एडिनाइलिल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा और वो फंक्शनल हो जाएगा। फंक्शनल हो जाएगा यानी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और एडिनाइलिल साइक्लेज का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी को CAMP यानी कैंप साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप थे पहले, एटीपी था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, उसको एक मोनोफॉस्फेट यानी कि 1 फॉस्फेट ग्रुप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, एडिनाइलिल साइक्लेज कर रहा है। और ये जो कैंप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज में। ठीक है, आगे जो वीडियोज़ होंगे उनमें हम देखेंगे। तो अब ये जो एटीपी से कैंप की फॉर्मेशन है, ये कैसे कर रहा है एडिनाइलिल साइक्लेज, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये हमारा एटीपी का स्ट्रक्चर है, टीपी यानी ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड है, ये हमारा बेस अटैच्ड है यहाँ पे, ये हमारा पूरा प्रॉपर एटीपी का स्ट्रक्चर है, एक एटीपी का। इसके बाद क्या होता है, जब इसके ऊपर एडिनाइलिल साइक्लेज जो है वो एक्ट करता है, तो क्या होता है यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, और ये जो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये अलग हो जाते हैं, इनसे ये हट जाते हैं। तो जब ये फॉस्फेट इस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो क्या होता है, ये एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ये बना है ना, इसी को साइक्लिक AMP कहते हैं। साइक्लिक क्योंकि यहाँ पे ये देखो एक साइकिल सी फॉर्म हो गई है, पहले लीनियर चेन थी, अभी यहाँ पे इंटरेक्शन इस फॉर्म में हो गया कि ये साइक्लिक हो गया। और AMP यानी कि एक ही फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक AMP यानी कि साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा जब हमने फैमिलीज़ की बात की थी, जी प्रोटीन की फैमिलीज़ की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक GI होता है और एक GS होता है, यानी सबस्क्रिप्ट में S और I लगता है जी के। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखो ये जो GS होता है ना, ये बेसिकली वो जी प्रोटीन है जो किसी भी आगे जिसको भी ये इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी इसका टारगेट है, उसको जो है ना ये स्टिमुलेट कर रहा है। जैसे एडिनाइलिल साइक्लेज को ही ले लो, तो ये उसको स्टिमुलेट कर रहा है अगर, तो उसको हम GS से डिनोट करेंगे। और अगर मान लो ये एडिनाइलिल साइक्लेज को जो है इनहाबिट कर रहा है, यानी कि उसके फंक्शन को रोक रहा है, तो इसको हम GI से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों तरीके से वर्क कर सकता है सेम एंजाइम पे। ठीक है, और अलग अलग एंजाइम्स पे भी कर सकता है। तो ये इसका मतलब हो गया GI का और GS का। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे जानना है वो ये कि जो ह्यूमन जीनोम होता है ना, वो डिफरेंट नंबर्स के अल्फ़ा सब यूनिट, डिफरेंट नंबर के बीटा सब यूनिट और डिफरेंट नंबर के गामा सब यूनिट्स को एनकोड करता है। ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें और कूपर को रेफ़र करें, तो 21 डिफरेंट अल्फ़ा सब यूनिट्स जो होती हैं वो ह्यूमन जीनोम एनकोड करते हैं, 6 बीटा सब यूनिट्स और 12 गामा सब यूनिट्स जो हैं वो ह्यूमन जीनोम एनकोड करता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने जी प्रोटीन के बारे में पढ़ा, उनके डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, सब यूनिट्स के बारे में देखा, फैमिलीज़ के बारे में देखा, और हमने इनकी GTPase एक्टिविटी कैसे पोजेस करते हैं ये उसके बारे में भी पढ़ा। हमने इसके अलावा और क्या पढ़ा है, हार्मोनल एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलिल साइक्लेज पढ़ा है, कन्वर्जन देखिए ATP की किस में, CAMP में, और कैसे इन सब के अंदर जो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है, एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करने वाला जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है, इसमें कैसे जी प्रोटीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके।